करें स्टार्ट। चलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, है ना। अगर किसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया, तो क्या होगा, है ना। और फिर उसको पेनल्टी लगाएंगे या उसको सुधार करने के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उन पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं, है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, और जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो पार्टी सफरिंग है, समझ में आ रहा है, जो दुखी आत्मा है ना, उसको रेमेडी क्या क्या मिलेगी। रेमेडी मीन्स कि भैया उसको रिलीफ क्या क्या मिलेगा, कि अब भैया वो क्या क्या कर सकता है उस पार्टी के खिलाफ जिसने की कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। ठीक है गाइस, हेलो हेलो, यस सर। है ना। तो देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? अरे सब ज्वाइन तो कर लें पहले, और आगे क्या। चलो देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज मतलब अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ठीक है ना, तो सामने वाली पार्टी को, यानी कि जो दुखी आत्मा है, यानी जिसके साथ गलत हो गया, तो वो उसके पास क्या क्या रिलीफ है, रेमेडी है ना बेटा। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स इफ एनी पार्टी रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बाय हिज एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है ना। पॉइंट ये है कि उसने या तो परफॉर्म नहीं किया, मना कर दिया, या तो अपने आप को उसने ऐसा बना लिया कि अब मैं कर ही नहीं सकता। जैसे मान लो मैंने किसी को बोला कि भैया ये परफॉर्म कर देना यार, मेरा घर बना देना, है ना, इंटीरियर का काम कर देना या कंस्ट्रक्शन का काम कर देना। अब वो बंदा चला गया बाहर घूमने, 2 महीने की छुट्टी, उससे बात हुई थी 10 दिन में काम कर देगा, अब वो घूमने ही चला गया। तो अब पॉइंट फ्यूचर का है, मैंने उससे बोला था 10 दिन में बना देना, लेकिन तीसरे चौथे ही दिन मुझे समझ में आ गया ना कि भैया 1 महीने की छुट्टी पे अगर वो बाहर गया है तो अब कैसे 10 दिन में बनाएगा। समझ में आ रहा है, उसने अपने आप को इनकेपेबल कर लिया कि वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है गाइस, हेलो हेलो, है ना। ठीक है, तो ब्रीच बंदा कैसे करता है ना, तो या तो पहले ही मना कर देगा, या तो उस दिन मना करेगा जिस दिन डेट है परफॉर्मेंस की। गाइस हाँ हाँ बोलते रहना, है ना। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब कि उसने ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, यस सर। हाँ बोलते सर। जाओ ना यार। हाँ, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या है कि ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया। एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या है कि ड्यू डेट को मना किया, समझ में आ रहा है, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मना किया। ठीक है ना। एंटिसिपेटरी ब्रीच देखो क्या है। एंटिसिपेटरी ब्रीच occurs when the party declares his intention of not performing the contract before the performance is due. ठीक, a party may declare his intention of not performing the contract in the following 2 ways. ठीक है, देखो, when a party to a contract has refused to perform his promise, है ना, when a party to a contract has disabled himself from performing his promise in its entirety. ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर। ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया ना उसने, अपने आप को डिसेबल कर लिया, या तो फिर कि अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये 2 ऑप्शन है ना, विद प्रोमिस, है ना, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है, यानी ड्यू डेट के पहले। तो वो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके विदाउट वेटिंग उसी समय एंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, जो दुखी आत्मा है ना, अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है ना। तो अग्रीव पार्टी के पास क्या ऑप्शन है कि उसी समय कैंसिल कर दे, या तो वेट करे, ड्यू डेट तक का वेट करे कि भैया शायद इसका मन बदल जाए, शायद ये परफॉर्म कर दे, है कि नहीं। अब पार्टी मना कर रही है ड्यू डेट से पहले, तो अब मैं या तो आस लगा के बैठा हूँ कि नहीं चलो मना तो कर रहा है अभी, लेकिन तब तक ठीक हो जाएगा, अभी दिमाग खराब है इसका या जो भी है, वॉटेवर, समझ में आ रहा है। तो वेट कर सकता है, या तो फिर वो उसी समय कैंसिल कर सकता है। उसी समय कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस दिन के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, जब उसको किसी और से परफॉर्म कराना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस है वो चार्ज कर लेगा। ऑब्वियसली बात है, कंपनसेशन जो है वो उसी समय मांग लेगा। तो ड्यू डेट का वेट नहीं किया हमने। अब ड्यू डेट का वेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है, ये रिस्की सिचुएशन है, समझ में आ रहा है। अब अपन प्रैक्टिकली बात करें तो ठीक है भाई, उसी समय कैंसिल कर देना चाहिए, कि सामने वाला मना कर तो रहा है, मना कि भैया नहीं करेगा परफॉर्म, तो काहे वेट कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं, कानून ने दिया है मौका कि अगर करते हो तो क्या होगा,
वो कानून ये नहीं बोल रहा कि वेट कर लो, कानून ये बोल रहा हो कि अगर करते हो वेट तो क्या होगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या बोल रहा है देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। अगर मान लो उसने सोचा कि चलो वेट करते हैं, है ना गाइस, उसने बोला वेट करते हैं, तो अब वेट करना रिस्की है। रिस्की कैसे, अगर बीच में इम्पॉसिबल हो गया तो, अब वैसे तो मना किया था उसने, लेकिन अब इम्पॉसिबल हो गया तो फिर वो बच गया, क्योंकि मना करने का उसके ऊपर रेमेडी नहीं हो सकती। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हेलो गाइस, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो द प्रोमिसर में परफॉर्म इज प्रॉमिस, और प्रोमिसर फिर ऑपरेटिव कर रहे हैं तो फिर ड्यू डेट में उसका हो सकता है ना मन बदल जाए, वो ड्यू डेट पे कर दे परफॉर्म, कर दिया तो फिर अब ऐसा माना जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एंटिसिपेटरी कुछ ब्रीच हुई नहीं, क्योंकि उसने बीच में मना किया था, लेकिन फिर दिमाग खराब था, फिर सही हो गया, उसने परफॉर्म कर दिया, तो सब नॉर्मल हो गया, मतलब फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, और अगर इम्पॉसिबल हो गया तो फिर वो जो जिसने मना किया था उसको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे ही मना कर रहा था, अब तो इम्पॉसिबल हो गया तो वैसे ही उसको परफॉर्म नहीं करना। हेलो गाइस, कानून ने ही उसको बरी कर दिया परफॉर्म करने से। तो अब यहाँ पर वो वेट करने वाला जो है वो थोड़ा सा सफर कर जाएगा, वो तो अपने आप को गाली देगा कि अरे यार क्यों वेट किया, इससे अच्छा तो मैं डैमेजेस ही मांग लेता, है कि नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है ना? यस सर। Hi, sir. हाँ है ना? सर। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच जो है, अगर उसने उसी दिन कैंसिल करी तो उस दिन का जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में, है ना, ऑन द डेट ऑफ ब्रीच और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसके हिसाब से वो कॉम्पनसेशन मांग लेगा। अगर वेट करेगा तो ड्यू डेट पे जो है, मतलब फिर उसने नहीं परफॉर्म किया ना, तो ड्यू डेट पे जो प्राइस प्रिवेलिंग है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस उसको कॉम्पनसेशन के तौर पर मिलेगा। ठीक है बेटा? हेलो हेलो। तो अगर आपको लीगली ये बात पता है तो आप प्लान कर सकते हो कि भाई अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो यू हैव टू वेट और यू हैव टू रेस्किन द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टू गेट द कॉम्पनसेशन। हेलो गाइस, हाँ सर। ठीक ना? Hi, sir. अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल ब्रीच, है ना। तो टू वेज ऑफ एक्चुअल ब्रीच, ड्यू डेट पे कर दे परफॉर्म, या मतलब मना कर दे, या तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस मना कर दे, ठीक है ना बेटा। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्चुअल ब्रीच, अब देखो देखो अब ये कैसे रिलेट हो रहा है टाइम एसेंस से, है ना, कि एक्चुअल ब्रीच करी और टाइम एसेंस था, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो जाएगा। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों गाइस, क्यों बच्चों? हाँ सर। है ना। फिर हाँ है ना, अगर सर। टाइम एसेंस नहीं है तो, टाइम एसेंस नहीं है तो, टाइम एसेंस नहीं है तो फिर वो अवॉइडेबल नहीं होगा, है ना। देखो ध्यान से नोटिस करो इस बात को कि टाइम एसेंस नहीं है तो वो लेट परफॉर्म कर सकता है ना, तो मैं उससे डैमेजेस मांगूंगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, फिर वेदर द प्रॉमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन, वो डिपेंड करेगा किस बात पे, है ना। अगर मान लो कि उसने ड्यू डेट के बाद परफॉर्म कर दिया, है ना, करने आ रहा है वो, है ना, इज नॉट एक्सेप्टेड, ड्यू डेट के बाद वो बोल रहा मैं भाई मैं लेट हो गया हूँ तो मैं बाद में कर देता हूँ, टाइम एसेंस था, ठीक है, विद द टाइम इज एसेंस, ठीक है ना। तो यस का मतलब क्या है, कॉम्पनसेशन क्लेम करने का अधिकार। हेलो गाइस, नोटिस एक बार रीड करो उसको प्रॉपर, समझ में आ रही है बात? दो तीन चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉमिसी को कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या, नॉन परफॉर्मेंस का, प्रॉमिसी को कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या, अगर बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम नॉट एक्सेप्टेड है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, टाइम एसेंस था तो, है ना। क्योंकि वो बोल रहा बाद में परफॉर्म कर दूं, मैं कर रहा हूँ यार टाइम एसेंस था, कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं कॉम्पनसेशन भी क्लेम करूंगा। हेलो गाइस, है ना। और टाइम एसेंस नहीं है तो भी हाँ सर। कॉम्पनसेशन तो वो क्लेम कर ही सकता है ना। अब ये केस देखो कि भाई देखो, है ना, एक ने मना किया, अब जिसको मना किया, है ना, जो सफरिंग पार्टी थी, मान लो ए इज द सफरिंग पार्टी, सफरर, है ना। अब ये जो सफरर है, इसने बोला मतलब बी जो है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, बोला था कि भैया मैं नहीं कर रहा हूँ,
टाइम टू परफॉर्म। बी आया ए के पास, बोल रहा है यार मैं ड्यू डेट के बाद कर दूं। अब ए ने तो टाइम एसेंस कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ए चाहता तो क्या कर लेता बेटा, कैंसिल कर लेता ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता, डैमेज मांग लेता। ए कह रहा चलो कर दो यार परफॉर्म, कोई बात नहीं। हेलो गाइस, हाँ सर। है ना, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करते समय या तो वो ये बोल दे कि भैया देखो मैं डैमेजेस भी लूंगा तुमसे, तो वो डैमेजेस ले पाएगा, अदरवाइज डैमेजेस नहीं ले पाएगा वो। हेलो गाइस, समझे क्या पॉइंट आप? यस सर। है ना, है ना, फिर देखो, है ना। और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो बस वही बात है कि कॉम्पनसेशन नहीं ले पाएगा जब तक कि वो नोटिस ना दे। बेसिकली अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया ना प्रॉमिस परफॉर्मेंस, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भैया देखो मैं कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा, तो ही वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। हेलो हेलो, बताओ, क्लियर हुई ये बात? हाँ सर, आगे। है ना, फिर क्या है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। रेमेडी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल ऑन एन टू एन अग्रीड पार्टी, party not at fault for the enforcement of the right under the contract. Remedies for breach, है ना। तो rescission of a contract, rescission means right not to perform obligation, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। है ना, ये किसको मिल रहा है राइट? जो सफरर है पार्टी ना। नोट एट देखो फॉल्ट। ब्रीच वाले पूरे केस में हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो दूसरी पार्टी जो सफरर है, जो नॉट एट फॉल्ट पार्टी, उसको क्या मिल रहा है? तो उसको रेसिशन का राइट मिल रहा है। तो एक ने तो कैंसिल कर ही दिया, दूसरे को राइट मिल रहा है ना, कि वो भी ना परफॉर्म करे। ये तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली वो भी नहीं करेगा परफॉर्म, है ना, ठीक है, अगर केस फंस जाता है तो। बाकी उसके पास और राइट्स क्या है कि वो डैमेजेस मांगे। डैमेजेस मतलब कि भैया नुकसान हुआ मेरा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, भैया आप भरो उसको, है ना। Such damages which naturally arose in the usual course of things from such breach, this relates to ordinary damages arising from the usual course of things. मैंने एसी का एग्जांपल दिया था कि भैया 45 का ले रहा था मैं, तो हमको दूसरी जगह से 50 का पड़ा, तो मैं 5,000 रुपए का डैमेजेस ले लूंगा। हेलो भाई, क्लियर हुई ये बात की नहीं है? क्लियर है ना ये वाली बात? हाँ सर। है ना। फिर फिर such damages which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of contract. This relates to special damages. मतलब भाई देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब दिख रहा था कि देखो इस बंदे को ये नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो क्लियर था, पहले ही से क्लियर था, जैसे उसने बता दिया कि भैया इसको देना है, इतना इतना नुकसान हो जाएगा, स्पेशल टाइप का है ये एक्चुअली में, समझ में आ रहा है डैमेज, ठीक है ना। तो स्पेशल डैमेज मिल जाएगा, ठीक है गाइस, है ना। ये ऑर्डिनरी है, ये स्पेशल है, ठीक है। बाकी हाँ, किसी भी रिमोट इनडायरेक्ट लॉस को नहीं मिलेगा। वो कुत्ता का डाबरमैन बन गया था ना, याद है ना, क्योंकि वो रिमोट इनडायरेक्ट लॉस है। वो बोल रहा था कि अरे ये मॉडल बन जाता हमारा कुत्ता, है ना, याद है आपको? हेलो गाइस, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब, ठीक है ना, वो तो बहुत ही रिमोट लॉस हो गया, है ना, ठीक है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या है ये कि भाई तुम मना कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं भैया ऐसे कैसे, करना पड़ेगा तुमको। मैं कोर्ट में गया हूँ और मैं कोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भैया इसको बोलो कि ये करे परफॉर्म, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, समझे? हेलो हेलो, समझे? हाँ सर। हाँ सर। है ना। फिर क्या बोल रहा है? सूट फॉर इंजंक्शन, दैट इज डिमांडिंग कोर्ट स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट which prohibits a person to do a particular act. Hmm. Hmm. Hmm.
क्यों गाइस? सर इंजेक्शन में किसके अगेंस्ट मिलेगा? पार्टी एट फॉल्ट को अपन मना करेंगे ना? पार्टी एट फॉल्ट को मना करेंगे ना, मतलब हमको मना करके कहीं और परफॉर्म कर रहा है, अगर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो भाई ऑब्वियसली बात है हम उस पर स्टे ऑर्डर ले आएंगे कोर्ट से, ठीक है? हाँ सर। है ना? और फॉर सूट फॉर काउंटर में रूट के मतलब भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो अब तुम तोड़ रहे हो लेकिन आधा परफॉर्म हो चुका है, अब आधा परफॉर्म हो चुका है तो आधे के तो पैसे दो, है कि नहीं? ठीक है गाइस? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस में ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जेम्पलरी, विंडिक्टिव, प्यूनिटिव जो बोलते हैं, नॉमिनल और इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट का। तो ये देखते हैं अपन। चलो, ऑर्डिनरी डैमेजेस जो अपन ने पढ़ा था एसी वाला, कि अग्री पार्टी को लॉस हुआ और डैमेजेस जो है वो डायरेक्ट है, क्लियर दिख रहा है कि भैया देखो इतना इतना नुकसान हो गया इसको। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है? मैं एसी नहीं खरीद पाया तो मेरे 4 क्लाइंट नहीं आए, ये नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है? एसी नहीं खरीद पाया तो दूसरी जगह से महंगा मिला, ये मिल जाएगा, ये ऑर्डिनरी डैमेज है। ठीक है गाइस? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। है ना? स्पेशल डैमेज कौन से होते हैं कि भैया देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना तब मैंने बताया था तुमको कि भैया ये देखो ये टाइम पे कर देना, नहीं तो मेरे को ये नुकसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका नोटिस मैंने पहले ही दे दिया था कि भैया प्लीज ये कर देना परफॉर्म, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने बोला भी था हाँ 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 मैं कर दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है फिर यहाँ पर ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे। तो यहाँ हो सकता है कि भैया वो एसी खरीद के अगर मैं 15,000 के प्रॉफिट में बेच रहा था तो मैं वो 15,000 भी क्लेम कर लूँ। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक है गाइस? है ना? हाँ सर। फिर मेंटल डैमेज, एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव, विंडिक्टिव, एक और नाम दे दिया मेंटल डैमेज। मेंटल डैमेज 2 केस में मिलेगा कि शादी का प्रॉमिस कर दिया, मुकर गए, है ना? और या तो फिर मेरे अकाउंट में पैसे थे फिर भी बैंकर ने चेक डिसऑनर कर दिया, है कि नहीं? तो मैं उस पर कौन सा केस करूंगा? एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव, विंडिक्टिव वाला। ठीक है गाइस? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना? फिर है क्या? नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज मतलब नाम का, नाम मात्र का, है ना? मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ उसकी लड़ाई है, ईगो की, समझ आ रहा है कि तुमने गलत किया सॉरी बोलो, ऐसा वाला है। 1 रुपए डैमेज दो, 10 रुपए डैमेज दो। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डैमेज नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है सॉरी। हेलो गाइस? ठीक है ना? तो अब होता है एक टाइप का डैमेज तो इन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज ऐसे प्रैक्टिकल यूसेज के लिए तो उतना है नहीं, क्योंकि रेयर टाइप के कुछ लोग होते हैं जिनको फिर इस तरीके का सिचुएशन मांगते हैं वो लोग, है ना बेटा? हेलो? यस सर। हाँ सर। है ना? फिर डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, बताया था यहाँ से कटनी जाने के लिए गाड़ी ले रहे थे लेकिन उसने बिना शॉकअप वाली गाड़ी दे दी, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है ना? ठीक है कि मेरे को बहुत इनकन्वीनियंस हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ तुम्हारे ब्रीच के चक्कर में, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के चक्कर में, है ना? ठीक है, या किसी और चीज से जाना पड़ा या वट एवर, है ना? तो पार्टी हैज suffered physical inconvenience or discomfort due to breach of contract, that party can recover the damage from such inconvenience and discomfort. ठीक है? ठीक है, ठीक है guys? हेलो? हाँ सर। है ना? लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड क्या है कि जो सम स्पेसिफाइड है पहले से, प्री एस्टिमेट है प्रॉपर कि भैया देखो इतना इतना नुकसान हो जाएगा, कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दैट इज लिक्विडेटेड। समझ आ रहा है? लिक्विडेटेड को क्या बोल सकते हैं अपन? कैलकुलेटेड एस्टिमेट, है ना? एस्टिमेटेड, है ना? ठीक है ना? तो जितना नुकसान हुआ वो, पेनल्टी क्या होती है कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तेरे को सजा के तौर पर मिल रहा है ना? हेलो गाइस? यस हाँ सर। सर। यस है ना? सर। पेनल्टी मतलब कि मेरा नुकसान नहीं हुआ लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा, दिमाग खराब हो गया, ऐसा वाला टाइप का है ना? या तो फिर तुमको सजा मिलेगी ताकि तुम दोबारा ऐसा किसी के साथ ना करो, ऐसा टाइप का। तो पेनल्टी वो होती है ना? डिस्प्रपोर्शनेट होती है। मेरा जरूरी नहीं है कि मेरा नुकसान उतना हुआ हो, पेनल्टी का अमाउंट होता है। इंडिया में क्या पोजीशन है?
इंडिया में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में। कोर्ट जो है वो बात सुनता है और एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दे देता है। कभी वो प्रोपोर्शनेट होता है, कभी वो डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। ठीक है बेटा, है ना? और अगर कोई अमाउंट स्पेसिफाइड है तो उससे ज्यादा वो नहीं देता। सिंपल बात है। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो मेरी बात समझना, हम लोगों ने जिस लेवल पर पढ़ा है वो बहुत डेप्थ है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब समझना मेरी बात को। अब क्या होता है कि एग्जाम सिंपल आ जाए, ठीक है ना? अगर एग्जाम सिंपल आ जाए तो मुझे गालियां मत निकालना कि भैया आपने इतना डेप्थ में पढ़ा दिया, एग्जाम सिंपल आया, क्योंकि मुझे नहीं पता भैया एग्जाम कैसे आने वाला है। समझ में आ रहा है? आप एक बार रिवर्स सिनेरियो सोच करके देखो। समझ में आ रहा है कि मैंने आपको नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाया और एग्जाम अगर डेप्थ में बन गया तो फिर तो ये उठेगा कि भैया आपने पढ़ा ही नहीं। मेरा पॉइंट समझना, क्योंकि हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, है ना? ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं इसमें वो Excuse एक्सेप्शन me, और एक एक लाइन। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अभी बोलो। एग्जाम में क्वेश्चन आया रहा कि 1000 वाटर बॉटल्स का था, हम्म। ऐसे थोड़ी याद आएगा तो मुझे। सर जैसे उसमें कैलकुलेशन था, नहीं सर जैसे उसमें कैलकुलेशन था उस क्वेश्चन में, तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंडर कवर होगा। हाँ, कह सकते हो, लेकिन लिक्विडेटेड में एक बात ये होती है कि वो मेंशन होता है इन जनरल। नहीं नहीं, ओके ठीक है, मतलब कह सकते हो लिक्विडेटेड होगा वो। हाँ बस, ठीक है। सर, मैं है ना? आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है। नहीं, क्या सवाल ये है कि लिक्विडेटेड है कि नहीं? क्या सवाल ये है मतलब उस क्वेश्चन में, हाँ सर। या फिर तुमको सिर्फ हाँ डैमेजेस सर, निकालने यही हैं? क्वेश्चन। नहीं नहीं, नहीं सर, तुम उसमें मेरे को ये था क्वेश्चन भेजना, कि मैं बताऊंगा। ओके सर। ठीक है। सर उसमें क्वेश्चन में ये कहा था कि कुछ कि 2% का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बॉटल्स हम्म। खरीदने है करके, वाटर बॉटल्स खरीदने हैं और उसकी कुछ प्राइस फिक्स हुई है। पर फिर जो सेकंड पार्टी है जिसको बॉटल सप्लाई करने थे उसने वो नहीं कर पाया, तो जो फर्स्ट पार्टी है उसको किसी और से लेना पड़ा महंगे प्राइस पे। हाँ, तो ये ये तो क्वेश्चन। डायरेक्ट केस है ना। हाँ सर। ठीक है। हेलो। हम्म। यस ठीक है। सर। ठीक, इंग्लिश लॉ में क्या है? इंग्लिश लॉ में सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, पेनल्टी नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ इंटरेस्ट को लेकर के अलग अलग केस फालतू में इतना बड़ा बना दिया इसको, ये इतना बड़ा मैटर है नहीं, है ना? कि भाई कौन सी चीज क्या कहते हैं पेनल्टी मानी जाएगी, कौन सी लिक्विडेटेड डैमेजेस मानी जाएगी। तो जैसे इंटरेस्ट है, तो अब जैसे मान लो कि इंटरेस्ट रीजनेबल चार्ज कर रहे हो आप, किसी ने टाइमली पेमेंट नहीं की ना, तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो अगर वो रीजनेबल है तो वो क्या होगा, है ना? वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है ना, वो डैमेजेस है। हेलो 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 हाँ हेलो सर। हेलो, है ना? हाँ लेकिन सर। अगर मान लो कि वो क्या है, आर्बिट्ररी है, थोड़ा भी ज्यादा आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा ये तो बहुत ही ज्यादा है, तो वो पेनल्टी है। तो उसी के केस बना रखे हैं कि भाई इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो वो पेनल्टी नहीं होगा अगर रीजनेबल है इंटरेस्ट। तो फिर कह रहा है इंक्रीज इंटरेस्ट पेनल्टी है ना? सर, सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
सुन लिया था? हेलो 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 हेलो, हाँ सर। कहाँ तक सुन लिया था? सर सेकंड पॉइंट। फोर्थ फिफ्थ कौन सा? Fifth वाला? 10% का है। अच्छा हाँ अब आ रही है। फिफ्थ वाला? सर सेकंड तक सुना था। सर सेकंड तक हुआ था। अरे चल ठीक है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो पेनल्टी है ना? अच्छा, डिफॉल्ट जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट की डेट से अगर मान लो किया तो फिर वो रीजनेबल है। अगर वो मतलब बहुत ज्यादा रेट नहीं है तो फिर वो क्या है, फिर वो डैमेजेस है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेट से है तो वो पेनल्टी है। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अगर तुम लगाने लग गए तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो पेनल्टी हो जाएगा। ठीक है बेटा? फिर है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हो तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो पेनल्टी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलता क्या, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। लेकिन फिफ्थ पॉइंट देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ज्यादा रेट से ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, फिर क्या होगा, वो आपका पेनल्टी के नेचर का होगा। ठीक है? फिर अगर लोअर रेट चार्ज कर रहे हो तो फिर तो कुछ है ही नहीं वो। हेलो गाइस, है ना? हेलो गाइस, फिर तो रीजनेबल तक भी नहीं पहुंचेगा ना, हम तो रीजनेबल तक भी उसको डैमेजेस ही मानते हैं। हेलो गाइस, हेलो 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 यस सर। हाँ सर। ना। फिर क्या है, फेलियर टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हमने रखाया हुआ है तो उसके दो मायने होते हैं। एक तो एडवांस, भी एडवांस दे दो। एडवांस है तो फिर उसको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, वो वापस करना पड़ सकता है। अर्नेस्ट मनी है तो अर्नेस्ट मनी क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर इस नेचर का कि भैया तुमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो हम खा जाएंगे, तो फिर हम खा जाएंगे। आ रहा है समझ में? हेलो गाइस, ठीक है ना? हाँ सर। है ना? तो वो फिर पेनल्टी है, क्योंकि अर्नेस्ट मनी में खाऊंगा तो फिर उतना नुकसान हो या ना हो, मैं तो खा जाऊंगा उसका, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। ठीक है? हेलो गाइस, यस। है ना? ठीक है, चलो मेरे को निकलना है, थोड़ा सा बचा, लेकिन मैं इसको बाद में करा दूंगा। ठीक है? और फिर पार्टनरशिप वगैरह भी देख लूंगा, अगर वो होता है तो वो भी करा दूंगा। ठीक है? ठीक सर। यस सर। चलो गाइस, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, थैंक sir. यू।